रीबर्थ ऑफ माई लव इन नॉवल वर्ल्ड। एपिसोड 7। वही दूसरी तरफ। हवा महल। वो रहस्यमयी इंसान ये सब अपने गोले में देख रहा था, साथ ही उसे सबके मन के ख्याल भी पता चलते थे, चूंकि वो एक खास तरह का रहस्यमयी और जादुई नीला गोला था। जैकी जो उस इंसान के पास ही बैठा था, वो उस इंसान को देखते हुए परेशानी भरी आवाज में कहता है, मास्टर, कहानी दिलचस्प मोड़ ले रही है, पर आपको नहीं लगता कि ये सब और भी पेचीदा और खतरनाक होता जा रहा है? उसकी बात सुनकर वो रहस्यमयी इंसान, जो हमेशा हर सिचुएशन में शांत रहता था, उसके चेहरे पर भी हल्की टेंशन नजर आने लगती है और उसी भाव के साथ वो किसी सोच में गुम होकर कहता है, जैकी, लगता है बहुत जल्द हम भी इस कहानी के किरदार बनने वाले हैं। जैकी अपनी जगह से खड़े होते हुए, पर मास्टर, उसके लिए तो अभी टाइम था ना। मास्टर अपने दोनों हाथ अपनी ठुड्डी के नीचे टिकाते हुए था, पर अब नहीं है, अब बहुत जल्द कहानी का मोड़ बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। दूसरी तरफ अग्निहोत्री मैंशन। निधि जी को पता चल चुका था कि राही के साथ क्या हुआ है और बात क्या है। निधान राही के साथ नहीं था, वो इस वक्त किसी जरूरी काम से स्टडी रूम था। उसके साथ अक्षय भी था। निधि जी और सारिका जी ने राही की नाराजगी देखकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, निधि जी, राही बेटा, पता है कोई जब हमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो हमें इतनी सी भी तकलीफ नहीं देख सकता। इसलिए कई बार वो हमसे कई ऐसी बातें छुपाते हैं जो हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होती है, पर कहीं हमें उस बात को जानकर कोई तकलीफ या परेशानी न हो, इसलिए वो उस बात को बताने के लिए सही वक्त का इंतजार करते हैं। पर जरूरी तो नहीं कि हर बार वही हो जो हमने सोचा हो, इसलिए कई बार उनके बताने से पहले ही हमें वो बातें पता चल जाती है, जिसे जानकर हम टूट जाते हैं और अपने चाहने वालों से ही नाराज हो जाते हैं। पर एक बार हमें उनकी राय जानने की भी तो कोशिश करनी चाहिए कि आखिर क्यों उन्होंने हमें सच नहीं बताया। जब वो हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं तो हमें भी तो उन्हें एक मौका देकर उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। उनकी बातें सुनकर राही अपनी पलकें झुकाकर इस बारे में सोचने लगती है। तब उसे भी समझ आता है कि वो इस बात को जानकर कितनी उदास है कि हर्षवर्धन जी और प्रगति जी उसके रियल पेरेंट्स नहीं है, और निधान को भी इस बारे में पता था और वो उसे पहले से जानता है, और उसे उदास न करने के लिए ही शायद उन्होंने उसे कभी भी कुछ भी बताने की कोशिश नहीं की। राही आंटी, मैं किसी से भी नाराज नहीं हूं, मैं बस उनसे गुस्सा हूं कि उन्होंने मुझे एक बार भी सच बताने का ट्राई नहीं किया, बस मुझे अंधेरे में रखा। इतना कहकर उसकी आंखों में हल्की नमी आ जाती है, जिसे वो अपनी आंखों के कोनों में ही समेट लेती है। उसकी बात पर इस बार सारिका जी उसे समझाते हुए कहती हैं, अच्छा, और आप हमें जरा ये बात बताइए कि नाराज होने में और गुस्सा होने में फर्क ही क्या है? आखिर नाराजगी गुस्से से ही तो आती है। उनकी बात पर राही कुछ नहीं कहती तो निधि जी इस बात को टालते हुए कहती हैं, चलिए छोड़िए इस बात को, हम यही खत्म करते हैं। राही बेटा, आप अभी निधान के रूम में आराम करिए, कुछ देर बाद हम नौकरों से कहकर आपका कमरा तैयार करवा देंगे, और हाँ, आपका जो भी फैसला होगा उसमें हम आपके साथ हैं। निधि जी की बात पर अंश और अंशिका, जो वहीं बैठे न जाने कब से सारे नज़ारे का लुत्फ उठा रहे थे, वो भी एक साथ कहते हैं, हाँ प्यारी भाभी, हम भी आपके साथ हैं। उनकी इस तरह से कहने पर सभी हंसने लगते हैं और फिर राही निधान के कमरे में चली जाती है। उसके पीछे पीछे अंश और अंशिका भी चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मुग्धा का घर। मुग्धा की बात सुनकर मुकुल उसके रूम में बैठा एक मिस्टीरियस स्माइल होठों पर लिए सोचते हुए कहता है, हम लगता है सालों पहले जो मोतियों की माला टूट गई थी, उसके मोती फिर से एक हो रहे हैं, बस अब उन्हें पिरोना बस बाकी रह गया है। मुग्धा, जो उसके ही बगल में बैठी हुई थी, वो उसे इतनी गहरी सोच में खोया देख हिलाते हुए कहती है, क्या हुआ, तुम कहाँ खो गए? तुमने मेरी बात तो सुनी है ना? तुम मास्टर से इस बारे में बात करोगे ना? मुकुल चिढ़कर, छे लोमड़ी, तुम कितने सवाल करती हो, फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारी बात सुनी है और मैं उससे इस बारे में बात जरूर करूंगा। इतना कहकर वो उसके सर पर अपनी फिंगर से टैप कर जहां से आया था वहीं से लौट जाता है, बालकनी से, और मुग्धा बस उसे खुन्नस में घूरती रह जाती है। उसके जाने के बाद वो जैसे तैसे एक गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को काबू कर खुद भी नीचे चली जाती है। अगले दिन निधान का ऑफिस। निधान अभी अपने केबिन में एक फाइल चेक कर रहा था कि तभी उसके केबिन का दूर नॉक होता है। निधान, कम इन। निधान की आवाज सुनकर मुकुल उसके केबिन में एंटर करता है, जिसके फेस पर काफी सीरियस एक्सप्रेशन थे। मुकुल, वो जिंदा है और अभी इस वक्त लिटिल फॉक्स के पास है, पर उनकी पावर्स शायद अब अच्छे से वर्क नहीं करती, तभी तो वो हमें फील नहीं कर पाई। उसकी बात सुनकर निधान अपना सर उठाकर मुकुल को कंफ्यूजन के साथ देखता है और पूछता है, कौन? मुकुल सीरियस होकर, चंद्रवंश की महारानी और राही की असली माँ।
मुकुल की बात सुनकर निधान को आंखों में भी वही सीरियसनेस दिखाई देने लगती है जो कुछ पल पहले तक मुकुल की आंखों में भी थी। फिर वो नाराजगी भरी आंखों से मुकुल को देख अपने दांत पीसते हुए कहता है, तुमने ये बात यहाँ क्यों कही? मुकुल अपने चिल्ड मूड में आते हुए, फिकर नॉट मेरे यार, आई हैड ऑलरेडी सिक्योर्ड दिस ऑफिस विद माई स्पेशल हाई लेवल स्पेल्स सो यू डोंट नीड टू वरी, एवरीथिंग इज सेफ, नथिंग विल लीक आउट। इतना कहकर वो निधान को देख टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहता है, वैसे अगली बार जब तू ऑफिस आए तो अपने फेस पर ध्यान देकर आना, वरना सिंगल लोग तुझे देखकर दुखी होते रहेंगे। ये सब कहते हुए उसकी नजरें निधान के होठों पर थी जहां बाइट के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। हाँ है भगवान, पता नहीं ये जालिम लोग हम जैसे सिंगल लोगों पर इतना जुल्म क्यों करते हैं। यही सब बड़बड़ाते हुए मुकुल बाहर चला जाता है। उसकी हरकतें देखकर निधान उसकी पीठ को घूरते हुए बस सर हिलाता रह जाता है। 2 दिन बाद अग्निहोत्री मैंशन, निधान का रूम। निधान ने निधि जी को कह दिया था कि राही उसके रूम में रह लेगी और निधान दूसरे रूम में रह लेगा, इसलिए राही इस वक्त निधान के रूम में ही रुकी हुई थी। राही अभी अभी शावर लेकर आई हुई थी, जिस वजह से उसका चेहरा फ्रेशनेस से भरा हुआ था। उसने इस समय एक डार्क ग्रीन कलर का फ्रॉक सूट पहना हुआ था जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी और उसका गोरा कलर खिला हुआ था। उसके बाल अभी गीले थे जिन्हें वो ड्रायर से सुखा रही थी। राही अपनी ही सोच में गुम थी कि तभी उसे निधान का ख्याल आता है, जिसे याद कर वो खुद से ही कहती है, खड़ूस, जिद्दी, अकड़ू, पागल, राक्षस, शैतान कहीं के एक तो उस दिन अचानक से हमें इतना जोर से किस किया, ऊपर से फिर इतने दिनों से हमसे न मिलने आए, न हमसे कोई बात की। हमें तो लगता है जैसे उन्हें हमारे नाराज होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। निधि जी जो राही को बुलाने आई हुई थी, जब वो राही के मुंह से अपने बेटे के लिए इतने एक्स्ट्रॉर्डिनरी नाम सुनती है तो पहले तो उन्हें काफी हंसी आती है, जिसे वो जैसे तैसे कंट्रोल करती है, और फिर आगे की बात सुनकर उन्हें राही की नादानी पर प्यार भी आता है और वो अंदर आते हुए राही के गालों को प्यार से सहलाते हुए कहती हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें आपके नाराज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बात इतनी सी है कि वो नहीं चाहते कि उनकी किसी हरकत को वजह से आपकी उनसे नाराजगी बढ़ जाए, इसलिए वो आपसे दूर है, वरना हमने हमारे बेटे की आंखों में आपके लिए ढेर सारा प्यार देखा है। पहले तो राही निधि जी को देखकर सकप का जाती है, पर जब वो उनकी बात सुनती है तो मुस्कुराकर बात बदलते हुए कहती है, आंटी आप यहाँ, कुछ काम था, आप क्यों आए? हमें बुला लिया होता। निधि जी राही की बात को इग्नोर कर झूठी नाराजगी जताते हुए, हम आपसे नाराज हैं। राही हैरान हो, क्यों? निधि जी क्योंकि आप अब तक हमें आंटी बुलाती हैं, हमने आपसे कहा था ना आप हमें माँ बुलाए। राही झिझकते हुए, वो मैं। निधि जी प्यार से समझाते हुए, हम निधान की माँ है तो आपकी भी माँ हुए न, वैसे भी कुछ दिनों में हम आपकी और निधान की शादी की डेट भी महापंडित जी से निकलवा लेंगे और शादी के बाद तो आप हमें माँ कहेंगी ना, तो फिर अभी से क्यों नहीं? उनकी बात पर राही की पलकें शर्म से नर्वसनेस से झुक जाती हैं और उसके गाल गुलाबी हो जाते हैं, जिसे ऐसा देख निधि जी खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाती। वो अभी बात कर ही रही होती है कि तभी अंश और अंशिका बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह उनके रूम में एंटर करते हैं और फिर राही के पास जा उसका एक हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, भाभी हमने देखा इतने दिनों से आपका मूड ठीक नहीं था, इसलिए हम दोनों ने ये डिसाइड किया है कि आपका मूड ठीक करने की जिम्मेदारी अब हमारी है। आगे बात बढ़ाते हुए अंश कहता है, इसलिए भाभी मैंने ये डिसाइड किया है कि आप हम दोनों के साथ क्लब जाएंगी। अंशिका अंश को टोकते हुए, ओह हिलो चपट गंजू, वो तुम्हारे साथ क्लब नहीं मेरे साथ शॉपिंग करने जाएंगी। अंश अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर एटीट्यूड से, लगता है तुम्हें पता नहीं कि तुमसे ज्यादा समझदार और तुमसे पूरे 2 मिनट बड़ा मैं हूं, इसलिए आज वही होगा जो मंजूरे अंश होगा। उसके डायलॉग पर अंशी उसके सर पर टपली मारकर कहती है, और लगता है कि तुम्हें ये नहीं पता कि गर्ल्स को शॉपिंग करना सबसे ज्यादा पसंद होता है, इसलिए भाभी मेरे साथ जाएंगी। इतना कहकर वो राही का हाथ पकड़ लेती है तो अंश भी राही का दूसरा हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, लेकिन भाभी से सबसे पहले मैं मिला था, इसलिए भाभी मेरे साथ जाएंगी। अंशी अपनी तरफ खींचते हुए, नहीं वो मेरे साथ जाएंगी। और बस फिर क्या था, मेरे साथ जाएंगी, मेरे साथ जाएंगी कहते हुए वो दोनों ही राही को अपनी तरफ खींचने लगी। वही राही बेचारी उन दोनों के बीच फंसी हुई सोच रही थी, अरे यार मुझे ले जा रहे हो तो कोई मुझसे भी तो पूछ लो कि मुझे क्या करना है। राही को ऐसा लग रहा था कि कहीं उसके हाथ ही न टूट जाए, इसलिए वो दोनों को रोकते हुए अपनी बात दोनों के सामने रखती है, ओक क्यों ना हम ऐसा करें कि अभी शॉपिंग करने चले और शाम को क्लब। उसकी बात पर दोनों झट से औक कहते हैं और अंशिका और अंश तुरंत उसे गले लगाकर थैंक यू भाभी कहकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं।
उनके जाने के बाद निधि जी भी उससे जल्दी से तैयार होकर नीचे आने का बोलकर चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ जंगल के बीचों बीच एक काली गुफा के अंदर, बाहर से दिखने में तो वो जगह गुफा जैसी थी पर अंदर से किसी कैदखाने से कम नहीं थी। अंदर का माहौल ऐसा लग रहा था मानो कोई लाल चश्मा पहनकर उस गुफा को देख रहा हो। उसी गुफा के एक कमरे के अंदर एक आदमी जिसने नीले रंग के अजीब से कपड़े पहने हुए थे, उसके चेहरे पर भी एक नीला मास्क था जिसमें से बस उसकी फेयर स्किन और लाल चमकती आंखें बस दिखाई दे रही थी और उसके हाथ में एक हंटर था। वो उसे जमीन पर मारते हुए अपने सामने खड़े 20-25 लाल कपड़ों वाले आदमियों से गुस्से में कहता है, तुम लोगों को पता भी है कि तुम लोगों ने कितनी बड़ी गलती की है। अगर मैडम को गलती से भी पता चला ना कि तुम लोगों की वजह से वो औरत जिसको मैडम ने इतने सालों से कैद कर रखा है वो हमारी कैद से भाग गई है और अब हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो वो तुम लोगों के साथ साथ मेरी भी खाल खींच लेगी। इसलिए बेहतर होगा कि जब तुम लोग किसी काम के हो ही नहीं तो मैं ही तुम्हारी रूह को तुम्हारे शरीरों से अलग कर दूं। उसकी बात सुनकर वो सारे आदमी घुटनों के बल गिरकर डरते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। पर वो आदमी बिना रहम खाए उन पर अपने हंटर से अटैक करता है जो कि अचानक से बहुत बड़ा होकर घुटनों के बल बैठे उन सभी आदमियों को अपनी चपेट में ले लेता है, जिसकी चपेट में आकर वो सभी आदमी लाल आग में जलने लगते हैं और उनकी दर्दनाक चीखें वहां गूंजने लगती है। ये आग बिल्कुल वैसी ही थी जैसी आयुष के अंदर रह रही काली परछाई के पास थी। कुछ देर बाद वहां सन्नाटा छा जाता है, वहां कुछ था तो बस उन जले हुए लोगों की राख। फिर वो आदमी भी उस राख को एक नज़र देखकर अपनी सुपर स्पीड से गायब हो जाता है। मल्होत्रा मेंशन। राही को पैलेस से गए हुए 3 दिन हो गए थे। हालांकि हर्षवर्धन जी को निधान ने कॉल करके राही के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था कि वो ठीक है और निधान के साथ है, पर फिर भी आज उस पैलेस में वैसी चहल पहल नहीं थी जैसी राही के वहां होने पर हुआ करती थी। आयुष भी तब से अपने रूम से बाहर नहीं निकला था जब से पैलेस में उसकी वजह से इतना सब कुछ हो गया था, क्योंकि भले ही उसका इनर डीमन उस पर कंट्रोल कर पाता था पर कई बार आयुष की बॉडी का कंट्रोल उसी के पास रहता था और इस वक्त भी उसी के पास था, जिस वजह से उसे अपनी हरकत पर जो कि उसने की भी नहीं थी उस पर बहुत अफसोस हो रहा था। इसलिए तब से ही वो रूम से बाहर नहीं आया था। बस प्रगति जी ही समय समय पर उसे देखने उसके रूम में आ जाया करती थी। नीचे डाइनिंग एरिया में हर्षवर्धन जी चुपचाप अपना डिनर कर रहे थे। जब से राही गई थी तब से उन्होंने प्रगति जी से एक शब्द भी नहीं कहा था, क्योंकि उनकी जिद पर ही आयुष वहां आया था और फिर ये सब हो गया था। हालांकि प्रगति जी ने उनसे बात करने की बहुत कोशिश की थी पर उन्होंने उन्हें इग्नोर कर दिया था। इस समय भी प्रगति जी हर्षवर्धन जी की सामने वाली चेयर पर बैठी हुई थी इस उम्मीद में कि वो उनसे बात करेंगे, पर उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा और अपना डिनर फिनिश कर अपना ऑफिस बैग लेकर वहां से ऑफिस के लिए निकल गए। जब से राही गई थी तब से उनका यही रूटीन हो गया था। वो देर रात को घर आते और सुबह जल्दी नाश्ता करके ऑफिस चले जाते। प्रगति जी उन्हें आवाज भी दी, सुनिए, पर वो नहीं रुके और न ही मुड़कर एक बार भी प्रगति जी की तरफ देखना जरूरी समझा। उनके जाने के बाद प्रगति जी ने अपने हाथ की मुठ्ठियां कस ली जिससे उनके नेल्स उनकी ही हथेली में धंस गए, जिसकी चुभन को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया और अपनी लाल चमकती आंखों से एकटक हर्षवर्धन जी को जाते हुए देखती रही। उनके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं था जिससे कोई भी पता नहीं लगा सकता था कि उनके मन में चल क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ अग्निहोत्री मैंशन। अब तक दोपहर हो चुकी थी और राही अंश और अंशिका के साथ ड्राइवर को लेकर कार से मॉल की तरफ निकल चुके थे। अंश ने इस वक्त ब्लैक पैंट और व्हाइट टी शर्ट के साथ ब्लैक लेदर जैकेट पहनी हुई थी। उसके बाल जेल से प्रॉपर सेट थे जिसमें वो बहुत कूल लग रही थी। इस वक्त वो कार की फ्रंट सीट पर बैठकर अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था। उसके इस तरह से बिजी देखकर अंशी भला कहाँ चुप रहने वाली थी, इसलिए वो पीछे से अंश का गला अपने हाथ में जकड़कर बोली, ओए घोचू, हम बस अकेले तो शॉपिंग करने जा नहीं रहे, तू भी तो हमारे साथ चल रहा है, तो फिर ये अपने मोबाइल में क्यों गायब है? जरा बाहर के नज़ारे का भी लुत्फ उठाओ। आज अंशिका भी कुछ कम नहीं लग रही थी। हमेशा एवरेज लुक में रहने वाली अंशिका इस वक्त काफी ब्यूटीफुल लग रही थी। उसने इस वक्त येलो कलर की फ्लोरल प्रिंटेड मिनी फ्रॉक पहनी हुई थी जो उसकी थाई तक थी। उसके साथ ही उसके मैचिंग के कानों में छोटे से येलो कलर के टॉप्स पहने हुए थे और हाथों में एक लाइट येलो डायमंड का ब्रेसलेट उसने अपने कंधे तक आते बालों को खुला छोड़ा हुआ था जो कि उस पर जच रहे थे। उसकी पिंकिश आइज काफी ब्यूटीफुल लग रही थी। साथ ही उसने अपने पैरों में कोई हाई हील्स न पहनकर येलो बूट्स पहने हुए थे। उसकी हरकत पर अंश अपना हाथ पीछे ले जाकर उसके बाल अपनी मुट्ठी में भरते हुए बोला, मोटी, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि मैं तुझसे पूरे 2 मिनट बड़ा, इसलिए मुझसे तमीज से बात किया कर और मुझे भाई बुलाया कर। फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पंगा लेने की? जिस पर अंशी भी गुस्सा करते हुए उसके गले में अपना हाथ और कसकर जकड़ते हुए बोली,
आ गेंडे, तूने मुझे कभी इज्जत दी है जो मैं तुझे इज्जत दूंगी। देख चुपचाप मेरे बाल छोड़ दे वरना मैं तेरी गर्दन जल्लाद के यहाँ गिरवी रखाऊंगी। अंश, तू मेरी गर्दन जल्लाद के यहाँ गिरवी रखे उससे पहले मैं तेरे सारे बाल नाई को दान कर दूंगा। अगर तू चाहती है कि ऐसा ना हो तो चुपचाप मेरी गर्दन से हाथ हटा। अंशिका, नहीं, पहले तू मेरे बालों से हाथ हटा। बस फिर क्या था, दोनों ही पहले तू पर उतारू हो गए हैं। उनके ऐसे हिलने डुलने से कार अनबैलेंस होने लगी तो राही दोनों को अलग करवाने की कोशिश करने लगी, पर वो दोनों तो मानो फेविक्विक से चिपके हुए थे जो अलग होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बस फिर होना क्या था, उनकी ऐसी हरकतों से परेशान होकर कार अनबैलेंस हो गई और रोड साइड एक पेड़ से टकरा गई, पर किसी को कोई चोट नहीं आई क्योंकि ड्राइवर ने कार वक्त रहते संभाल ली थी। जब सब बाहर निकले तो तीनों खांसने लगे, उनके चेहरे धुएं की वजह से काले हो गए थे। अंश और अंशिका अभी भी एक दूसरे को घूरने में बिजी थे। ड्राइवर शांति से कार से बाहर आया और कार को चेक करने लगा। उन्हें अभी भी इतना काम देखकर राही उनके पास जाकर पूछने लगी, अंकल अब हम मॉल कैसे जाएंगे, कार तो खराब हो गई। उसकी बात पर वो ड्राइवर पोलाइटली मुस्कुराते हुए बोला, मैडम डोंट वरी, दूसरी कार अभी आती ही होगी। वो क्या है न छोटी मिम और छोटे साहब का ये हर बार का है जिसकी वजह से इमरजेंसी के लिए एक कार और रखनी ही पड़ती है। मैं तो साहब के यहाँ 10 साल से नौकरी कर रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है हर रोज मैं ऐसे ही एडवेंचर से गुजरता हूँ। उनकी बात सुनकर तो राही बेचारी शौक थी और मन ही मन सोच रही थी, ओ गॉड, हमें इन नमूनों के बीच कहाँ फंसा दिया। माना कि ये एक नावेल वर्ल्ड है, लेकिन अगर हम यहाँ मर गए तो कौन सा हम दोबारा जिंदा हो पाएंगे। वैसे भी यहाँ मरने पर भी दर्द तो होता ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ बिना किसी प्रॉब्लम के सीधा डायरेक्ट ऊपर का टिकट कटता हो। राही अभी अपने शौक में उल जलूल बातें सोच ही रही थी कि तभी वहां एक ब्लू कलर की कार रुकती है जिसमें बैठकर वो तीनों आगे के रास्ते पर बढ़ जाते हैं। राही तो मन ही मन भगवान से रिक्वेस्ट कर रही थी कि अब उसके आगे का रास्ता शांति भरा हो, उसे अब रास्ते में और कोई एडवेंचर नहीं चाहिए। कुछ देर बाद सिटी मॉल, उनकी कार सिटी मॉल के आगे रुकती है जो यहाँ का सबसे लग्जरियस मॉल था और निधान के अंडर ही आता था। वो तीनों कार से बाहर निकलते हैं तो ड्राइवर कार पार्क करने के लिए ले जाता है। अब तक उन तीनों ने अपना हुलिया ठीक कर लिया था जो कि कार की टक्कर की वजह से बिगड़ गया था। इस वक्त राही ने डार्क ग्रीन कलर के फ्रॉक सूट के साथ फ्रेंच चोटी की हुई थी और कानों में शोर करने वाली प्यारी सी ग्रीन और गोल्डन कलर के इयरिंग्स पहने हुए थे। उसकी नीली आंखों में काजल की पतली सी लकीर खींची थी और होठ हल्की पिंक लिपस्टिक से सजे थे। उसके एक हाथ में ब्रांडेड वॉच और दूसरे हाथ में गोल्डन कलर का डायमंड का ब्रेसलेट था। उसके पैरों में बिना हील्स की सैंडल्स थी। राही इस लुक में काफी सिंपल और एलिगेंट लग रही थी। कोई उससे देखकर एक नजर में नहीं पहचान सकता था कि उसने जो चीजें पहनी है वो सब लाखों की हैं। राही, अंश और अंशिका मॉल के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर वो सभी अपनी शॉपिंग में बिजी हो जाते हैं। वहीं उसी मॉल के दूसरे एरिया में वंश आज अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करने आया हुआ था। वो जेंट्स सेक्शन से अभी बाहर आया ही था कि तभी उसकी नज़र मॉल में एंटर करती अंशिका पर जाती है। उसे देखकर वंश साइड लगे मैनिक्विन के पीछे छुपते हुए खुद से कहता है, मिस ब्यूटीफुल आइज, वो भी यहाँ। वाह वंश, लगता है आज तेरी किस्मत तुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, तभी तो तेरी ख्वाबों की रानी को लाकर तेरे सामने खड़ा कर दिया। उसका बेस्ट फ्रेंड मानव जो उसके पीछे ही खड़ा उसकी सारी बातें सुन रहा था, वो उसके कंधे पर टैप करता है तो वो उसे झटकते हुए कहता है, क्या है यार, कौन परेशान कर रहा है जना। कुछ देर बाद फिर से कोई टैप करता है। बार बार ऐसा होने पर वंश चिढ़कर पीछे मुड़ता है तो अपने फ्रेंड को देखकर हड़बड़ा जाता है और अपने बालों के पीछे हाथ फेरते हुए कहता है, तू 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 यहाँ क्या कर रहा है। मानव उसकी पीठ पर एक मुक्का जड़कर अपनी आंखों से गंगा जमुना बहाते हुए वंश के गले लगते हुए, वाह रे मेरे दोस्त वाह, आज मैं मान गया कि तू ही मेरा सच्चा दोस्त है, तूने मेरे लिए लड़की भी पसंद कर ली। फिर उससे अलग होकर अपने आंसू पोंछकर आगे बढ़ते हुए, मैं अभी उस लड़की से मिलकर आता हूँ। वंश जो पहले तो मानव के रिएक्शन पर कंफ्यूज हो गया था, उसकी पूरी बात सुनकर उसका चेहरा गुस्से में लाल पड़ जाता है। जब वो मानव को इस तरह जाते हुए देखता है तो पीछे से उसका कॉलर पकड़कर उसे अपने सामने कर दांत पीसते हुए कहता है, क्या बकवास कर रहा है, वो तेरे लिए नहीं मैंने अपने लिए पसंद की है, मतलब वो तेरी भाभी है, समझा। और फिर आगे बढ़कर रुकते हुए, और हाँ मैं अब तेरे साथ नहीं जा रहा और बाकी सब से भी कह देना कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया था इसलिए मैं चला गया। इतना कहकर वो वहां से तेजी से चला जाता है। उसके जाने के बाद मानव उसे कोसते हुए कहता है, तू भी कर निकला, अपने लिए इतनी खूबसूरत लड़की पसंद कर ली और अपने बेस्ट फ्रेंड को भूल गया, तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा। इतना कहकर वो भी अपने पैर पटकते हुए वहां चला जाता है जहां बाकी सब थे।
वंश वहां से सीधा अंशिका के पीछे चला जाता और जहां जहां अंशिका जाती वो भी उसका पीछा करता कि तभी अचानक से अंशिका उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाती है। अंशिका के ऐसे अचानक गायब होने पर वंश हड़बड़ाकर उसे चारों तरफ ढूंढने लगता है कि तभी कोई पीछे से उसके कंधे पर टैप करता है। पहले तो वंश को लगता है कि मानव उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो कहता है, मानव मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा, इसलिए मुझे परेशान करना बंद करो और जाओ यहां से। पर फिर भी कोई उसके कंधे पर टैप करना बंद नहीं करता, इसलिए वो चिढ़कर पीछे पलटते हुए कहता है, क्या है माना। इससे पहले कि वो अपना सेंटेंस पूरा करता कि तभी अपने पीछे खड़ी अंशिका को देखकर उसकी हल्की सी चीख निकल जाती है और वो डरकर 2 कदम पीछे हट जाता है। अंशिका उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा, दोनों हाथ अपने सीने पर बांधते हुए फेस पर सीरियस एक्सप्रेशन लाते हुए कहती है, हम तो तुम हो जो मेरा पीछा कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पीछा करने की। ऐसा कहते हुए अंशिका अंश के बहुत करीब आ गई थी। अंशिका को अपनी ओर बढ़ते देखकर वंश अपने कदम पीछे करते हुए जाकर एक वॉल से सट जाता है। वंश डरते हुए कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था, मैं तो यहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने आया था। एक्चुअली अंशिका को पहले ही पता चल चुका था कि वंश उसका पीछा कर रहा है, पर फिर भी उसने कोई रिएक्ट इसलिए नहीं किया चूंकि वो देखना चाहती थी कि वंश आगे क्या करेगा। पर जब उसने देखा कि वो बस इतनी देर से उसका पीछा ही किए जा रहा है और कुछ नहीं कर रहा, तो फिर अंशिका को ही सामने आना पड़ा। अंशिका इधर उधर देखते हुए, अच्छा कहाँ है तुम्हारे फ्रेंड्स, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहे। वंश हकलाते हुए, वो हाँ वो शॉपिंग कर रहे हैं उस तरफ। वंश को खुद से इतना डरता देखकर अंशिका को हंसी तो बहुत आ रही थी, पर वो जैसे तैसे अपनी हंसी कंट्रोल किए हुए थी। अंशिका, और तुम ये क्या कर रहे हो। वंश, वो मैं। वंश के इस क्यूट रिएक्शन पर अंशिका उसके दोनों गाल खींचकर हंसते हुए कहती है, ओ तुम कितने क्यूट हो, तुम्हें तो अच्छे से झूठ बोलना भी नहीं आता। वंश जो अंशिका की हंसी में ही खो गया था। जब अंशिका उसके गाल खींचती है तो उसके गाल शर्म की वजह से लाल हो जाते हैं, जिन्हें वो तुरंत अपने दोनों हाथों से ढक लेता है, जिसकी वजह से उसके होठों का पाउट बन जाता है। अंशिका वंश के बहुत पास खड़ी थी कि तभी अंशिका को अचानक से किसी का धक्का लगता है, जिस वजह से वो अनबैलेंस होकर सीधा वंश के ऊपर गिरती है, जिस वजह से उन दोनों के होंठ आपस में मिल जाते हैं। उस एक्सीडेंटल किस की वजह से दोनों की आंखें मानो बाहर आने को थी और वो दोनों उसी पोजीशन में जम जाते हैं। राही जो अंशिका को ढूंढते हुए वही आ गई थी, जब वो सामने का नजारा देखती है तो उसकी आंखें और मुंह दोनों खुल जाते हैं। कुछ देर बाद जब वो दोनों होश में आते हैं तो हड़बड़ाकर एक दूसरे से अलग होने लगते हैं, जिस वजह से अंशिका एक बार फिर वंश के ऊपर गिर जाती है और उसके होठ एक बार फिर से वंश के होठों पर स्टेबल हो जाते हैं। साथ ही इस बार वंश के हाथ अंशिका की चेस्ट पर स्टेबल हो जाते हैं। अब तो मानो दोनों की आंखें फटकर बाहर आने को थी। वही राही तो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और उसकी आंखें भी और बड़ी बड़ी हो जाती हैं। जैसे ही अंशिका इस सिचुएशन से उभरती है तो वो तुरंत वंश से अलग होकर उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ देती है, जिससे वंश का हाथ उसके गाल पर चला जाता है और वो अंशिका को मुंह खोले देखने लगता है। वही अंशिका जल्दी से अपनी चेस्ट दोनों हाथों से कवर कर लेती है। अंशिका जब इधर उधर देखती है तो उसकी नज़र वही खड़ी मुंह पर हाथ रखे आंखें बड़ी बड़ी कर उन्हें देखती हुई राही पर जाती है, जिसे देखकर उसे और भी एम्बेरसिंग फील होता है। राही जब अपने शौक से बाहर आती है तो वो जाकर अंशिका के आगे खड़े होकर वंश को घूरते हुए कहती है, जब मैंने तुम्हें उस दिन मुग्धा के साथ देखा था तो मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने छिछोरे होगे। फिर अंशिका को एक हाथ से अपने गले लगाते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्यारी सी भोली सी होने वाली नंद को किस करने की। उसकी बात पर अंशिका उससे अलग होते हुए, आपका क्या मतलब कि मैं अभी आपकी कुछ नहीं लगती। राही, अरे नहीं नहीं, अभी तो तुम मेरी सबसे अच्छी और प्यारी दोस्त हो, जब मेरी तुम्हारे भाई से शादी हो जाएगी तब तुम मेरी नंद बनोगी ना। अंशिका सोचते हुए हाँ, और फिर वापस से उससे चिपक जाती है। शायद एक्सीडेंटल किस की वजह से उसका दिमाग चलना बंद हो गया था। राही, खैर अभी ये सब छोड़ो, पहले मुझे इस छिछोरे पर फोकस करने दो जो तुम्हें चिढ़ रहा था। फिर वंश की तरफ अपनी इंडेक्स फिंगर करते हुए, आइंदा से अगर तुम मेरी क्यूट सी नंद के आसपास भी दिखाई दिए ना तो हाँ, तो मैं तुम्हारी इस हरकत के बारे में तुम्हारी बहन को बता दूंगी। इतना कहकर राही उसे घूरते हुए अंशिका को अपने साथ लेकर वहां से पैर पटकते हुए चली जाती है। वंश बेचारा जो इतना सब होने के बाद खुद ही सदमे में था, वो उसी हालत में एक हाथ अपने गाल पर रखे हुए मानव के पास चला जाता है। वही अंशिका जब थोड़ा अपने होश में आती है तो वो राही को देखते हुए धीमी आवाज में कहती है,
भाभी एक्चुअली उसमें वंश की गलती नहीं थी, वो मैं ही थी जो किसी से टकरा कर उसके ऊपर गिर गई थी और फिर ये सब हो गया। राही हैरान होकर अपनी जगह पर रुकते हुए रोनी सूरत बनाकर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, फालतू में ही मैं बेचारे को इतना सब कुछ सुनाकर चली आई बिना उसकी बात सुने। अंशिका, वो इतना सब हो गया जिस वजह से मेरा माइंड ही ब्लैंक हो गया था। राही, लगता है तुम दोनों के साथ रहते रहते मैं भी पागल हो गई हूं। इतना कहकर वो पैर पटकते हुए आगे चली जाती है तो अंशिका भी उसे मनाते हुए उसके पीछे चली जाती है। अरे भाभी रुकिए तो, सुनिए, आई एम सॉरी, वो मैंने जानबूझकर नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ निधान का ऑफिस। इस वक्त अक्षय निधान के सामने खड़ा हुआ था, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे और उसका ऑरा भी रोज के मुकाबले अलग था। वहीं निधान अपनी हेड चेयर को रोल करते हुए फेस पर मिस्टीरियस स्माइल लिए हुए था। निधान, हम तो चूहे बिल से बाहर निकलकर शेर को दाना डालने की फिराक में है, नॉट बैड। हाँ, इतना कहकर वो अक्षय की तरफ देखता है और कहता है, विच प्लेस? अक्षय, मून लाइट क्लब बॉस। निधान हैरानी जताते हुए, हम तो दुश्मन अपने आप को ताकतवर और अपने राइवल को कमजोर समझने की भूल का ही बैठा, वो भी इतनी जल्दी। अंडरवर्ल्ड पर राज करना कोई बच्चों का खेल नहीं। फिर अपनी आंखों में अजीब से भाव लिए पाना तो रानी को सभी प्यादे चाहते हैं, पर वो अपनी इस चाहत में ये भूल जाते हैं कि क्वीन ओनली बिलोंग्स टू किंग। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। इस वक्त उसकी ऐसी लग रही थी मानो जहन्नुम से कोई शैतान हो। दूसरी तरफ सिटी मॉल। वंश जब अपना लटका हुआ मुंह लेकर और अपने गाल पर हाथ रखे हुए मानव के पास जाता है तो वो सारी सिचुएशन समझकर वंश का मजाक उड़ाते हुए टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहता है, ओह, तो तुझे अपने इस नाचीज दोस्त की याद आ ही गई। उसकी बात पर वंश बस अपना मुंह लटका कर उसे देखता है पर कहता कुछ नहीं, तो उसकी इस दशा पर मानव को दया आ जाती है, इसलिए वो इस बार प्यार से कहता है, अच्छा ठीक है, ऐसे घूर मत, ये बता क्या हुआ है। उसकी बात पर वंश दहाड़े मार कर रोते हुए उसे सब कुछ बता देता है। सारी बातें सुनने के बाद मानव उसे दिलासा देते हुए कहता है, कोई नहीं यार, चिल कर, सब ठीक हो जाएगा। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ इसलिए वो हड़बड़ा गई होगी और हो सकता है तेरी लास्ट वाली हरकत पर उसने एम्बारेस होकर तुझे थप्पड़ मार दिया हो। पर फिर भी वंश शांत नहीं होता तो मानव कहता है, अच्छा चल ठीक है, तेरा मूड ठीक करने के लिए हम शाम को क्लब चलेंगे, चल अब चुप हो जा, ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अंश साइड में एक वॉल पर अपना एक पैर मोड़कर खड़ा हुआ अपने मोबाइल में बिजी था कि तभी अचानक से एक लड़की आकर उससे टकरा जाती है, जिससे अंश का मोबाइल जमीन पर गिर जाता है। अंश जब गुस्से में सामने देखता है तो सामने खड़ी लड़की को देखकर उसका गुस्सा कुछ पल को मानो गायब ही हो जाता है। अंश के सामने एक 18 साल की लड़की खड़ी हुई थी जिसने पिंक कलर की फ्लोरल प्रिंटेड स्कर्ट के साथ व्हाइट चेक शर्ट पहनी हुई थी जिसके ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे, जिसमें से उसके गले में लटका सिल्वर कलर का हॉट शेप पेंडेंट साफ दिखाई दे रहा था। उसकी हेजल आइज बहुत मासूम लग रही थी जिनमें काजल भरा हुआ था। उसके होठों पर पिंक लिपस्टिक थी और उसने अपने शोल्डर से नीचे तक आते बालों की 2 फ्रैंक छोटी की हुई थी जो उसे एक क्यूट लुक दे रही थी। उसके एक हाथ में वॉच की डिजाइन का ब्रेसलेट था और उसने अपने पैरों में व्हाइट और पिंक कलर के बूट्स पहने हुए थे। वो लड़की ओवरऑल बहुत क्यूट थी। अंश तो मानो उसकी क्यूटनेस पर फिदा ही हो गया था कि तभी वो लड़की एक नज़र अंश को देखती है और एक नज़र उसके टूटे हुए मोबाइल को, फिर वो डरते हुए अपनी क्यूट वॉइस में कहती है, मैंने आपका मोबाइल जानबूझकर नहीं तोड़ा, आई एम सॉरी भैया। अंश जब अपने सामने खड़ी लड़की को खुद को भैया कहता सुनता है तो उसे अजीब नजरों से देखते हुए मन ही मन खुद से कहता है, भैया, इसे मैं भैया किस एंगल से दिखाई देता हूँ। सिटी मॉल। अंश एटीट्यूड के साथ, एक क्यूट लड़की, तुमने मुझे भैया क्यों कहा? माना कि तुम बहुत क्यूट हो लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम मुझ जैसे हैंडसम हंक को भैया कहो। लड़कियां दीवानी हैं मेरे पीछे और तुम हो कि मुझे भैया कहकर मेरे चार्म की इंसल्ट कर रही हो। अंश अभी अपनी तारीफों के पुल बांध ही रहा था कि तभी वो लड़की अंश से फिर से कहती है, ओह भैया। उसके फिर से भैया कहने पर अंश बुरी तरह चिढ़ जाता है। इससे पहले कि अंश उससे कुछ और कहता कि तभी उस लड़की का भाई मानव, वंश का फ्रेंड, उसका नेम लेते हुए उसके पास आता है। मानवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें कब से टॉय सेक्शन में ढूंढ रहा था, चलो यहाँ से, हमें घर जाने के लिए देर हो रहा है। किसी को आवाज सुनकर अंश जब सामने देखता है तो किसी लड़के को मानवी को इतनी कैजुअली बुलाता देख उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। वही अपने भाई को देखकर मानवी की आंखों में चमक आ जाती है, मानो किसी बच्चे को उसकी मां के सामने खड़ा कर दिया हो, और वो उसी चमक के साथ कहती है,
भाई वो गलती से मुझसे इनका मोबाइल टूट गया। अंश जब मानवी के मुंह से सामने खड़े लड़के के लिए भाई सुनता है तब जाकर उसके एक्सप्रेशंस नॉर्मल होते हैं। मानवी की बात सुनकर मानव जब सामने देखता है तो अंश को देखकर वो उससे माफी मांगते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मेरी बहन से गलती से तुम्हारा मोबाइल टूट गया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें नया फोन खरीद कर दे सकता हूँ। क्योंकि अंश और मानव सेम एज के थे इसलिए मानव अंश से नॉर्मली ही बात कर रहा था। फिर मानव मानवी की तरफ देखकर उससे कहता है, मानवी मैंने तुमसे कितनी बार कहा है देखकर चला करो, चलो अब इनसे माफी मांगो। इससे पहले कि मानवी वंश से माफी मांगती और उसे फिर से भैया कहती उससे पहले ही अंश कहता है, इट्स ऑफ कोई बात नहीं, उसने मुझसे पहले ही माफी मांग ली है और मुझे नया मोबाइल नहीं चाहिए, वैसे भी मेरे मोबाइल की बस स्क्रीन हो डैमेज हुई है। मानव एक स्माइल के साथ ओक थैंक्स ब्रो इतना कहकर वो मानवी का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाता है और अंश बस उन दोनों को जाते देखने के सिवा कुछ नहीं कर पाता। अंश अभी अपने ही ख्यालों में था कि तभी अंशिका और राही उसके पास आती है और उसे मेंशन चलने को कहती है क्योंकि उन्हें जो चाहिए था उन्होंने वो ले लिया था। वहीं दूसरी तरफ शाम का समय, अग्निहोत्री मैंशन। अंशिका और राही क्लब जाने के लिए रेडी हो चुके थे। इस वक्त अंश ने ब्लैक स्टाइलिश पैंट्स के साथ व्हाइट टी शर्ट और रेड डेनिम जैकेट पहनी हुई थी। उसके एक हाथ में ब्लैक कलर की ब्रांडेड वॉच थी, उसके बाल जेल से सेट थे और उसने अपने पैरों में रेड स्पॉट्स शूज पहने हुए थे। उसका फेस काफी चार्मिंग लग रहा था। ओवरऑल उसका लुक काफी कूल था। एक्चुअली उसे कूल लुक में रहना ज्यादा पसंद था। वहीं अंशिका ने ब्लू कलर की शॉर्ट पैंट्स और रेड कलर का क्रॉप टॉप पहना हुआ था जिसमें से उसकी पतली कमर और गोरे पैर साफ दिखाई दे रहे थे। उसने अपने शॉर्ट हेयर्स को खुला छोड़ा हुआ था, साथ ही एक हाथ में रेड कलर की वॉच और एक हाथ में ब्लू ब्रेसलेट पहना हुआ था। उसने अपनी आंखों में रेड आई शेडो लगाया हुआ था। उसकी घनी पलकें उसकी काजल से सनी आंखों पर आराम कर रही थी। अंशिका ने अपने लिप्स पर रेड कलर की लिपस्टिक लगाई हुई थी और अपने कानों में रेड एंड ब्लू कलर के डायमंड ईयरिंग्स पहने हुए थे, साथ ही अपने पैरों में रेड कलर की हाई हील्स पहनी हुई थी। वही राही तो इस समय अपने सुबह के लुक से बिल्कुल अलग लग रही थी। राही ने इस वक्त ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी जो केवल उसकी थाई तक आ रही थी। उसने अपनी आईज पर स्मोकी मेकअप किया हुआ था और होठों पर चेरी रेड लिपस्टिक लगाई हुई थी। उसके एक हाथ में व्हाइट डायमंड का ब्रेसलेट था और दूसरे हाथ में प्लेटिनम की डिजाइनर वॉच थी, साथ ही उसके लंबे काले घने स्ट्रेट बाल उसकी कमर तक खुले झूल रहे थे। उसने अपने कानों में व्हाइट डायमंड के ईयरिंग्स पहने हुए थे, साथ ही उसके पैरों में ब्लैक कलर की हाई हील्स थी जिनमें डायमंड का वर्क किया हुआ था। इन सब राही बहुत स्टनिंग लग रही थी। राही जब तैयार होकर उन दोनों के सामने आती है तो वो दोनों उसे मुंह खोले देखने लगते हैं। राही, क्या हुआ, तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? दोनों एक साथ एक दूसरे का मुंह बंद करते हुए, अरे नहीं नहीं भाभी, आप तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। राही, अच्छा क्या सच में? अंश, हाँ भाभी सच में। राही एक्साइटेड होते हुए, वैसे तुम लोग क्लब पहली बार जा रहे हो, वहाँ क्या क्या होता है? मैंने सुना है क्लब में इल्लीगल वर्क्स होते हैं, तो फिर हम लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं? उसकी बात पर दोनों उसे शॉक्ड एक्सप्रेशंस के साथ देखते हैं। अंश और अंशिका हैरान होते हुए, भाभी आप कभी क्लब नहीं गई? राही, नहीं। अंश, और आपने कभी ड्रिंक भी नहीं की? राही, नहीं, वो तो बुरे लोग करते हैं न। फिर हैरान हो उन दोनों की तरफ फिंगर करते हुए, क्या तुम लोगों ने की है? दोनों एक साथ एक दूसरे को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखकर और फिर राही को देखकर अपने दोनों हाथ हिलाते हुए, नहीं नहीं भाभी, हम लोगों ने भी आज तक ड्रिंक नहीं की, बस सॉफ्ट ड्रिंक्स ही पी है। और फिर मन में सोचते हुए खुद से, पर आज हम फर्स्ट टाइम ड्रिंक करने वाले हैं, आफ्टर ऑल वी आर एडल्ट्स। इतना कहकर वो दोनों चुपके से एक दूसरे को हाईफाई करते हैं। वही राही उनके इरादों से अनजान अपने ही शब्दों में उलझी हुई थी कि तभी अंशिका राही से हैरान होकर पूछती है,